नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटरव्यू टिप्स सीरीज के नए वीडियो में, जहां हम एचआर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से उनकी जर्नी और स्पेशलाइज्ड फील्ड के बारे में करियर गाइडेंस और इंटरव्यू टिप्स लेते हैं। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, और आज हमारे साथ हैं मिस्टर सुनील श्रीवास्तव, who has more than 20 years of work experience in human resources in companies like Airtel and Domino's. Now he is director of Talent Cabin, which helps companies in managing their payroll and HR compliances. तो चलिए शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव सफर को। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा निमंत्रण एक्सेप्ट किया और आप आए और हमारे इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाला। उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि इस पॉडकास्ट का पर्पस ये है कि हम लोगों को जो करियर बनाना चाहते हैं अपना डिफरेंट फील्ड्स में, उस फील्ड के इंडस्ट्री लीडर्स को हम यहाँ पे बुलाते हैं। तो जैसे आपने अपना एचआर ऑपरेशंस में आपसे लोग सीखेंगे जो लोग करियर अपना बिल्ड करना चाहते हैं। उन व्यूअर्स के लिए अपने बारे में कुछ बताइए कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2004 से आई थिंक ये 20 साल की जर्नी है। आपने कंपनी में 1 दशक से ज़्यादा आपने डोमिनोज के साथ वक्त बिताया और बहुत सी कंपनीज के साथ काम किया है आपने। तो उस जर्नी के बारे में वो कैसी रही, कुछ बताइए। और वहाँ से डायरेक्टर ऑफ टैलेंट केबिन, खुद का एक बिजनेस संभालना और मैनेज करना, वो स्विच कैसा रहा। हम सब उस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। I belong to a very small place, that is Sialdi Koleri. It is in Jharkhand, Ranchi. अच्छा। My father was there in CCL. तो मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई है। उसके बाद हम बनारस आए। बनारस में आकर हम लोगों ने मैंने अपनी पूरी आगे की स्टडी करी की वहाँ पे। ग्रेजुएशन मैंने बनारस यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद हमने मास्टर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्री रिलेशंस में किया BHU से, और 2004 में दिल्ली आया आफ्टर कंप्लीटिंग माय MBA। मेरी पहली जॉब लगी एक एक्सपोर्ट हाउस गुड़गांव में, जहां मैं एज ए पर्सनल ऑफिसर था। उस समय HR का वो वैसा नहीं था, लोग पर्सनल ऑफिसर ही जानते थे कि अगर कोई कार्मिक प्रबंध अधिकारी जो बोलते हैं जी, तो फैक्ट्रीज में वही होते थे। तो जब मैं ज्वाइन किया तो मेरे लिए बहुत नया नहीं था, क्योंकि जो चीज़ें चल रही थी मैं कोल माइंस में शुरू से देखा था पापा लोग को वहाँ पे करते हुए। तो अटेंडेंस मैनुअल बनाना, उनको ओवर टाइम देना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने 1 साल के बाद ज्वाइन किया टीम लीज, एक लीडिंग आउटसोर्सिंग कंपनी थी, जहाँ मैं एयरटेल में एज ए इम्प्लांट HR काम करता था। अच्छा। तो एयरटेल में जब मैं वहाँ से स्विच किया, देन आई ज्वाइंड फ्यूचर ग्रुप, जहाँ पे मैं वहाँ डिफरेंट स्टोर्स होते थे, जैसे फैशन स्टेशन हुआ करता था, फूड बाजार हुआ करता था। तो मैं वहाँ पे स्टोर HR एज ए स्टोर HR ज्वाइन किया। वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। स्टोर के डिफरेंट सेगमेंट्स होते थे, उसमें हायरिंग होती थी, उसके क्राइटेरिया अलग थे कि आपको शूज़ सेक्शन के लिए ऐसे बंदे चाहिए जिसको पहले एक्सपोजर हो शूज़ का, किसी दुकान पे काम किया हो, मतलब ऐसी चीज़ें होती थी वहाँ पे। तो वहाँ भी मैंने ऑलमोस्ट 2 इयर्स काम किया वहाँ पेंटालून्स में भी। उसके बाद मैं अगेन भारतीय एयरटेल में ऐसे, जब मैं टीम लीज में था तो इम्प्लांट HR था, भारती के रोल पे नहीं था, टीम लीज के रोल पे था। मैं भारती में फिर से मैं ज्वाइन किया, भारती के रोल पे ज्वाइन किया। वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 5 इयर्स स्पेंड किया। ओके। देन आई ज्वाइन जुबलिएंट, जहाँ मैं कौन से ईयर में? इन ईयर 2011 अच्छा। मैंने जुबलिएंट ज्वाइन किया, और 12 साल मेरी लास्ट असाइनमेंट वाज विथ जुबलिएंट, जहाँ मैंने स्टार्ट टू एंड अगर मैं बात करूँ, जो मेरे 12 साल का जो टेन्योर था, उसमें बहुत सारे अप्स डाउन्स देखे, बहुत सारे प्रोग्रेस देखे, कहाँ था और आज कहाँ है कंपनी। जब मैं ज्वाइन किया था तो कितने नंबर्स ऑफ स्टोर्स थे, आज एक पर्टिकुलर रीजन में उतने स्टोर्स, उससे ज़्यादा स्टोर्स है जब मैं ज्वाइन कितने किया था। स्टोर्स हैं, कुछ याद है आपको? जब मैं ज्वाइन किया था तो अराउंड 200 प्लस स्टोर्स थे, और आज की डेट में आई थिंक जुबलिएंट में 2000 प्लस स्टोर हो चुके हैं आई बिलीव। अगर मैं ऑपरेशनल की बात करूं तो वो मुझे काउंट देखना पड़ेगा, पर आई थिंक नियर अबाउट 2000 स्टोर्स हो चुके हैं 2000 के करीब है। तो काफ़ी लंबी चीज़ मैंने देखा, अप्स एंड डाउन्स देखा। जुबलिएंट से अगर बात करूं तो बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ जो मेरे पास आज की डेट में जो कुछ है, मतलब जुबलिएंट से बहुत
जो कुछ भी है, मतलब जुबिलेंट के लिए मेरे पास एक अलग से सॉफ्ट कॉर्नर होता है। जब भी मैं कहीं बात करता हूँ तो जुबिलेंट की बात जरूर आ ही जाती है, क्योंकि इतना समय आप अगर बिताते हो कंपनी में तो एक अलग सा अटैचमेंट हो जाती है कंपनी के साथ में। तो बस यही है, हमारी जर्नी अभी चल रही है। उसके बाद टैलेंट केबिन का आपने जिक्र किया, तो मेरा एक अलग से चल रहा था माइंड में कि जॉब कब तक। तो वो सब चीज़ें भी माइंड में चल रही थी, बैक ऑफ द माइंड कि मैं क्या करूं। अब एक्सपोजर इतना हो गया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, अब मैं इसको मार्केट एक्सप्लोर कर सकता हूं। देन आई मेट मिस्टर शंकर, हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस टैलेंट केबिन। तो मेरी पहले से उनसे परिचय अच्छी थी, पर प्रोफेशनली हम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं किया। तो जब मैं ये प्लान अपना किया कि अब मुझे खुद का शुरू करना है, देन जब डिस्कस होने लगी तो बात बात में आ गई कि व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस एंड वी कैन बिल्ड लेट्स अप बिल्ड इट दिस। टुगेदर। यस। ग्रेट। तो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, एंड विज़न जो था बहुत अलाइन था कि हमारा क्या विज़न है, क्या है। और फिर हम साथ में आ गए और बहुत बढ़िया। कर रहे हैं अब अपना। और so far things are moving pretty good and very much comfortable and looking forward to get that vision जहाँ हम लोगों ने एक देखा हुआ है कि हमें वहाँ पहुँचना है। और ऑसम। we are very much comfortable and ग्रेट सर। आई थिंक इस समय इंडस्ट्री को जिस तरह से हमारी कंट्री हम देख रहे हैं ग्रो कर रही है, जिस तरह से स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जिस तरीके से कंपनियां एक्सपैंड कर रही हैं, एंड आई वुड ऑल्सो, मैं आपको उसमें बीच में आप बोल रहे थे, मैं जानना चाहता था कि आपने बताया 200 से 2000 स्टोर के करीब तक का जो सफर था। एम्प्लॉय काउंट करीब आपको क्या याद होगा, करीब कितने थे जब आपने ज्वाइन किया था, और फिर अभी रिसेंटली करीब हाँ कितने हो? बिल्कुल, जब मैं ज्वाइन किया था तो उसमें अगर मैं बात करूँ पैन इंडिया की तो 5 to 6 थाउजेंड के अराउंड हमारा हेड काउंट हुआ करता था, जो आज पैन इंडिया। मोर देन 60,000 हो गए। वाओ। जुबलेंट की अगर ऑसम। बात करूँ, और उतने हाई वॉल्यूम में आपको बहुत कुछ होता है करने को। बहुत कुछ। वो एक समंदर है जहाँ आपकी लर्निंग, आपकी सोच, जितना तैर सकते हो तैर सकते हो। नेक्स्ट लेवल। ये एक आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। बिल्कुल। आपका एम्प्लॉय रिलेशंस कैसा है, अगर एचआर ऑपरेशंस की बात करें, हाउ यू आर गेटिंग अलाइंड विद द पीपल, हाउ यू आर गेटिंग अलाइंड विद द बिजनेस। जो एचआर बीपी का कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं कि आप एचआर हो तो यू शुड नॉट कन्फाइंड ओनली टू द योर पोर्टफोलियो कि एचआर है तो हम यही करेंगे। आपको बिजनेस से अलाइन होना पड़ता है, जिसमें आपको कुछ बिजनेस कैसे ग्रो कर रही है, पीएनएल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आपको बिजनेस के साथ मिल करके उसको दिखाना पड़ता है, दिखाना इन द सेंस कि आपको अलाइन होकर बताना पड़ता है कि वी आर विथ यू, we are not only confined to HR, but yes, we are also want to participate in this journey. The part of the business. That's how Yes. this word HRBP is HR yes, business partner. yes, yes, yes. तो इसलिए एग्जिस्ट करता है ये कि अब आपको थोड़ा अपने आप को ब्रॉड करना पड़ेगा। जितने बिजनेस के लीडर्स हैं, रिव्यूज में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। होता भी है, जुबलेंट स्टेज देता है जहाँ पे आप मंथली रिव्यू होते हैं, जहाँ एचआर पार्टिसिपेट करता है। एचआर की अपनी लर्निंग होती है कि बिजनेस में जब होता है कि आप किस स्केल पे थे, इस वीक में क्या हुआ, मंथ का क्या है, क्या प्रोग्रेस है, पीएनएल कहाँ जा रहा है, एबिटा, टॉप लाइन, वो सब जब सुनते हो ना तो आपको एक अलग सा फील होता है कि चलो यार ये तो तब कनेक्ट कर पाते हैं बिजनेस से, yes, ना। उसके बाद भी आपकी लर्निंग और हो जाती है कि अब आप किसी भी फोरम में बात कर सकते हो कि क्या है। केवल एचआर ही नहीं है, एचआर भी हमारे साथ ऑपरेशंस भी हैं, और वो अलाइनमेंट आपको, जो मैं बात कर रहा हूँ कि अलाइनमेंट विद बिजनेस, तो आपको ना बहुत एक स्पेस मिलता है कि आप जाके बिजनेस में बैठ करके कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, बताएंगे और आपका सजेशन भी लेंगे। आपकी वर्ड्स को कैरी भी किया जाता है। और तभी सर वो जैसे आपने बताया कि शुरुआत में पहले आपने उन एचआर के उन पहलुओं को, उन चीजों को समझा कि कैसे काम करना है, फिर आप उस बिजनेस को समझ के उस एचआर की जो आपने जानकारी थी उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। वो सारी चीजें करने के बाद ही तो आप इस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि हाँ मुझे अपना बिजनेस करना है। बिजनेस आखिर होता क्या है, जब तक धंधे की समझ नहीं रहेगी तो फिर इंसान उस वर्टिकल में अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता। और जैसे कि मैं कंटिन्यू कर रहा था, आई थिंक मैं इस चीज को मानता हूँ और मुझे लगता है बहुत जरूरत है स्टार्टअप्स को। और ये थोड़ा सा जो हार्ड एचआर है, ये हमेशा थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसीलिए
सॉफ्ट एचआर में जिसको हम कहते हैं, चाहे रिक्रूटमेंट हो या ये डिफरेंट, बट कंप्लायंसेस से हर बिजनेस ओनर घबराता है। जैसे रिक्रूटमेंट का एक लगता है कि यार ये तो मैं भी कर लूंगा, मैं भी बिजनेस ओनर कहता ना मैं कर लूंगा, लेकिन कंप्लायंसेस का जहां पे नाम आता है वहां उसको आपके जैसे एक दूसरे इंडस्ट्री एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जहां टैलेंट केबिन की जरूरत होती है, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, उसको सहायता की जरूरत होगी। और हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरीके से चाहे हमारा देश या ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो कर रही हैं, उनको आपके इस 20 साल के एक्सपीरियंस की निचोड़ की जरूरत होगी। ग्रेट। सो इसी सवाल को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए 2004 से लेके आज तक एचआर कंप्लायंसेस में क्या बदलाव हुए हैं, और आपने अपने करियर में क्या देखा है कि ऐसे की फैक्टर, ऐसे कंप्लायंसेस को, जो ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत इफेक्ट करते हैं आज के वातावरण में? जब अगर मैं बात करूं, जब मैं अपना करियर स्टार्ट किया था, जब मैंने बताया कि मैंने एक्सपोर्ट हाउस में ज्वाइन किया पर्सनल ऑफिसर, वहाँ पे उस समय क्या था कि हर चीज़ पेपर वर्क हुआ करता था। आपको सैलरी देनी है, ओवर टाइम का अटेंडेंस बना के सैलरी पे करनी है, फाइनेंस में देके कि ये पे कर दो। उस समय अकाउंट में ट्रांसफर भी नहीं होते थे, वो बैठ करके पेटी कैश लेके वो बैठ के मैं कैश दिया करता था, सैलरी ऐसे दिया करता था। अच्छा। उसके बाद जब सैलरी हो जाती थी तो चालान फॉर्म भरना, पीएफ का फॉर्म भरना, एसआईसी का रेमिटेंस करना, ये सारी मैनुअल करते थे हम लोग। अब जो चीज़ें हैं लगता है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। आपको हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है। सही बात है। तो जितने मैन आप पर अगर बात करें लर्निंग की, जो उस समय इन्होंने काम किया, वो उनकी लर्निंग आज बहुत काम आती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं कंप्लायंस में आज जहाँ पे हूँ, तो अगर वो स्टार्ट नहीं मिलता तो समहाउ ऑनलाइन इज गुड, बट अगर ऑनलाइन आपके ऑफलाइन से ही ऑनलाइन कन्वर्जन होता है, तो अब तो सब जितना भी चीज़ें हैं, अगर कंप्लायंस की बात करें, पीएफ का रेमिटेंस, ईएसआई का रेमिटेंस, एलडब्ल्यूएफ, पी टैक्स, सारी चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट है वहाँ से और आज की डेट में, और अब चीज़ें इजी भी हो गई हैं। और इतने लोगों का इतने फॉर्म्स भरना, सब कुछ करना, उस समय अगर आज ही मैनुअल होता तो ये बहुत ही टीडियस जॉब था, और खासकर इतनी हाई वॉल्यूम, 50,000 जैसा आप बता रहे हैं, 50,000 लोगों का हर स्टेट में है, हर स्टेट वाइज, मतलब आपको अगर देखा जाए तो एक बहुत टीडियस जॉब था। और ऑनलाइन होने से एक सहूलियत है, प्लस एक डाटाबेस मेंटेन भी होते हैं सिस्टम में, आपको रिपोर्ट्स मिलते हैं, सब कुछ होता है। तो मैनुअल इंटरवेंशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और अभी चीज़ें और आगे जाएंगी, बढ़ रही, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर अभी भी आप कोई चीज़ मैनुअल है तो सीधे ऑटोमेशन की बात करते हैं कि यार व्हाई कांट वी ऑटोमेट दिस प्रोसेस, और वो चीज़ें चल रही है। अगर हम ऑफिस में भी डेली कुछ काम करते हैं, हमारे साथ किसी क्लाइंट से काम हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यार ये चीज़ को हम एडवाइस कर सकते हैं कि इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। वी आर डूइंग इट। अभी आने वाले दिनों में हम कुछ अच्छे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो इन हाउस बिल्डअप कर रहे हैं। अच्छा। उसका मार्केट भी है अच्छा, उसमें स्कोप भी है, और उसको जो सोचते हैं कि अब आप जो भी दिन में काम कर रहे हो, ऑफिस में जो भी जिस कंपनी में काम कर रहे हो, अब तो चीज़ें यही होती हैं कि कैसे इसको ऑटोमेट करें। मतलब मैनुअल इंटरवेंशन से लोग शिफ्ट करना चाहते हैं, वो अब हर चीज़ ऑटोमेशन में आना चाहिए। गलतियां भी कम होती हैं सर, उसमें गलतियां होती भी हैं तो वो हाईलाइट भी हो जाती है। आपके मैनुअल में कोई एरर नहीं ट्रिगर करता है कि यू आर फीडिंग रॉन्ग डेटा, और उसमें अलर्ट आ जाती है कि भैया ये कुछ गलत कर रहे हो। तो वो चीज़ें हैं कि आपको शिफ्ट करना, और आपको अकॉर्डिंगली अपने आप को स्कोप अप करना पड़ेगा इस चीज़ से। ऑटोमेशन तो आपको आना ही आना है, जो भी प्रोसेस है सब कुछ ऑटोमेट होना ही होना है। ओके, तो इन चेंजेस में ये तो आपने बताया कि कैसे चीजें ऑनलाइन हो गई इन सालों में, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका पड़ा। क्या गवर्नमेंट कंप्लायंसेस की या गवर्नमेंट रूल में कुछ चेंजेस आपने देखे इस दौरान जिसका काफी इम्पैक्ट पड़ा हो इंडस्ट्री पे, या रिसेंटली कुछ चेंज ऐसा हुआ हो जो आपको ध्यान? गवर्नमेंट भी काफी कुछ कंप्लायंसेस में इम्प्रोवाइज करता रहा है। जैसे अगर देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की बात करें, सीएलआर लाइसेंस जो होते हैं हमारे 20 से अब 50 हो गए, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में अब 50 का लिमिट्स हो गया है। सर इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, हो सकता है व्यूअर्स को, सारे लोगों को ना थोड़ा पता हो। हाँ, जैसे पहले क्या था कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस होते थे अप टू 20 एम्प्लॉइज तक होते थे कि लेना है, अब उसको 50 कर दिया गया है।
अच्छा। और बोनस का जो है, यूपी का अगर पर्टिकुलर बात करें तो बोनस के फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया है। अच्छा। ऑनलाइन फाइलिंग हो गई है, बोनस रिटर्न भी ऑनलाइन हो गई है, इवन फॉर्मेट भी चेंज हो गए हैं। तो अभी कुछ स्टेट्स में अभी नहीं हुए हैं, पर धीरे धीरे सारे हो जाएंगे। और चेंजेस तो अगर देखा जाए तो लेबर लॉ कंप्लायंसेस के सारे कंप्लायंसेस, अगर बात करें पेमेंट वेजेस एक्ट की, मिनिमम वेजेस एक्ट की, बोनस एक्ट की, और सारे ऑटोमेटेड हो चुके हैं, मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन। शिफ्ट कर चुका है ये। और एनुअल रिटर्न जितने भी हैं इस बार, जैसे अभी ये मौसम है हमारा जनवरी तक का, इसमें सारे रिटर्न फाइल होते हैं, सारे ऑटोमेटेड है। पहले से आज तक जो शिफ्ट हुआ है मैनुअल करने में, पूरी ऑफिस लगी रहती थी, अभी भी है, पर चीजें थोड़ा सा ईज आउट हो गई है उस मैनुअल से निकल। ओके, तो सर हम ये जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो भी अगर इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं, गवर्नमेंट रूल निकालती रहती है, तो अगर जो लोग इसमें करियर बनाना चाह रहे हैं, या फिर जो अभी नए नए लोग हैं जो एचआर ऑपरेशंस में गए हैं या कंप्लायंसेस में, तो खुद को अपडेटेड रखने के लिए क्या तरीका है? क्या कोई ऐसी कोई वेबसाइट है जो, या फिर करना चाहिए, या न्यूज़पेपर में आते हैं, क्या कैसे उन्हें अपडेट रखना चाहिए खुद को? ये दो चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ जो फ्रेशर्स आ रहे हैं एचआर कोर्स एमबीए करके जो आ रहे हैं, एचआर ऑपरेशंस और कंप्लायंस की तरफ जो चीज़ें देखी जाती हैं, लोगों का झुकाव उतना नहीं होता कंप्लायंस की तरफ, एचआर ऑपरेशंस की तरफ। उनका होता है कि किस कंपनी में ज्वाइन कर लें, इस कंपनी में वही टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस। कंप्लायंस की तरफ अभी भी थोड़ा सा लोगों को झुकाव कम लगता है, पर आगे का जो फ्यूचर है वो सारे कंप्लायंस पे ही है। अगर मैं बात करूँ स्टार्टअप्स की, जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं सारे कंप्लायंस उनको करना होता है। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देनी होती है, एडवाइजरी देनी होती है, और उस कंप्लायंसेस का डेप्थ तक की अंडरस्टैंडिंग यदि आपको है, सो यू कैन ईजिली एस्टेब्लिश योर प्रेजेंस इन द मार्केट। स्टार्टअप्स का फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कराना पड़ता है, कंप्लायंस का ड्यू डिलिजेंस कराना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करानी पड़ती है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तभी आप कर पाए। बिल्कुल। और जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ये मैं फ्रेशर की बात कर रहा था कि आपको अभी हम देखेंगे कि कोई इंटरव्यू होती है तो एचआर कंप्लायंसेस का इंटरव्यू यदि कोई जाता है तो वो थोड़ा सा देखना शुरू करता है कि पीएफ का कंट्रीब्यूशन क्या है, ईसीसी कंट्रीब्यूशन क्या है, एलडब्ल्यूएफ कितने स्टेट्स में एप्लीकेबल हैं, पीटेक्स है, ये सारी चीज़ें लोग चले जाते हैं, पर वो एक बेसिक है। अब कंपनी वो नहीं देखती कि आपको ये चीज़ें आती है या नहीं, क्योंकि सिस्टम में सब कुछ है। अब सैलरी भी बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम उसको कैप्चर कर लेती है, डिडक्शन पार्ट एंड ऑल। अब आपको नेक्स्ट लेवल जाना पड़ता है कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा अगर हम नहीं करेंगे इस कंप्लायंसेस को, तो राइट। ठीक है। अगर अगर पीएफ का कंट्रीब्यूशन गया है, नहीं गया है, नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे, क्या क्या इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं, लायबिलिटीज कितनी बढ़ेगी एम्प्लॉयर पे, आपने बोनस का रिटर्न फाइल किया या नहीं किया। तो एंड ऑफ द डे आपको देखना पड़ेगा कि जितने भी कंप्लायंसेस हैं, अगर हम इसको नहीं करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और उसको अगर कर रहे हैं, ये आपको मंथली ऑडिट करनी पड़ती है। एक बार सैलरी प्रोसेस हो गई तो आपको एक बार देखना पड़ेगा, इंटरनल टीम अपने कंप्लायंसेस चेक करने पड़ेंगे कि आपने सारा प्रोसेस को प्रॉपरली रेमिटेंस किया कि नहीं, कंप्लायंस रेमिटेंस किया कि नहीं। इसमें एक चीज़ जो प्रॉब्लम आती है वो होती है आउटसोर्स की, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं। एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यू हैव टू इंश्योर दैट कंप्लायंसेस आर बीइंग डन प्रॉपरली, ठीक है। पर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि सारा चीज़ तो आपने इन्वॉइस किया, सब कुछ ले लिया, पीएफ आप कितने एम्प्लॉयज़ हैं, पीएफ भी ले लिया, एसआईसी भी ले लिया, अब वो पीएफ एसआईसी रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को जा रहा है या नहीं जा रहा है। अल्टीमेटली ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको स्मूथ करें और इंश्योर करें कि वो जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये ऑडिट करोगे तो 100% वेंडर के पार्ट्स में ये सब कुछ ना कुछ इश्यूज मिल जाते हैं। अब आप इसको पाइल अप करोगे, सपोज मैंने एक मंथ का इनवॉइस क्लियर कर दिया वेंडर का, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लियर करता हूँ। अगर एक हाउसकीपिंग का अगर मैं बात करूँ जी, किसी लोकेशंस पे हमने डिप्लॉय कर दिया हाउसकीपिंग को, और वहाँ बंदा 4 दिन काम किया, वो चला गया, एजेंसी को बोलोगे तो एजेंसी दूसरे बंदे को वहाँ पे लगा देगा जी। 3 दिन काम किया, वो भी चला गया, तो अगर देखा जाए 30 दिन में उसने 3-4 बंदे को लगा दिया। जब वो वेंडर इनवॉइस करेगा तो उस पर्टिकुलर लोकेशन में 30 दिन का अटेंडेंस दे करके वो इनवॉइस करा लेगा। नाम नहीं पता होगा, उसमें वो पीएफ भी लेगा, एसआईसी भी लेगा, सारा कंप्लायंस जो होती है लायबिलिटीज वो इनवॉइस कर देगा, आपने दे दिया। पर क्या जो 3 बंदे काम किए थे उनके पास गए हैं वो पीएफ, वो थोड़ा सा गैप आ जाता है वहां पे। पर ऐसे केस में वेंडर को क्या करना चाहिए था? मान लीजिए अगर 3 बंदे हैं,
एक ने 5 दिन काम किया, अगले ने 5 दिन काम किया, एक ने 20 दिन काम किया। तो जो काम कर रहा है 20 उसके नाम पे, तो उसको उनको देना चाहिए था पीएफ, या क्या क्या हाँ, करना चाहिए उनकी था? 3 दिन की सैलरी बनेगी, 3 दिन पे जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा। तो पर आप वो मान लीजिए भाग गया, अगर वो एम्प्लॉय वो आया ही नहीं, जो 3 दिन करके भाग जाते हैं तो अधिकतर भाग ही जाते हैं। हाँ, नहीं भाग गए तो आपको तो कंप्लायंस पूरे करने होंगे ना। उस बंदे का पीएफ कोड जनरेट, उसका पीएफ यूएन नंबर है या नहीं वो भी पता नहीं होता। आपके पास एम्प्लॉय जो उसने हम्म आपको डिप्लॉय किया है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉय भी कहाँ तक जाएंगे ये सब देखने के लिए। वही तो मैं भी लगी, ये तो बड़ा लेकिन कॉम्प्लिकेट, आपका पर ये बस होता है कई बार। ये हाँ होता है, और यही इसी चीज़ को तो बोल मैं हम जैसे बात करते हैं कि ऑडिट करना है। ऑडिट में क्या होता है, ये सब चीज़ ऑडिट में निकलती है कि आपने हम्म आपका रेमिटेंस कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है, जो हम्म जो लाइबिलिटीज बनी हुई है वो नहीं, बाद में वो प्रिंसिपल एम्प्लॉय को करनी पड़ती है। और ये तो एक एक ऐसी सिचुएशन है जहां मुझे लग रहा है कि वाकई में वेंडर परेशान होके समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करें। अब वो 30 दिन की अटेंडेंस के साथ वो 20 दिन का पीएफ तो भेज भी नहीं सकता, उसको भेजना 30 ही दिन का पड़ेगा, अदरवाइज तो वो तो वैसे ही हाईलाइट हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं। हाँ, सर, मैं एक कदम पीछे जाके जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये तो बेसिक्स से क्वेश्चंस हैं और उनको स्टूडेंट्स को भी नेक्स्ट लेवल तैयार करके आना चाहिए। तो इसके लिए क्या कुछ ऐसे 2-3 सवाल आप बता सकते हैं जो व्यूअर्स प्रिपेयर कर सकते हैं? बिकॉज आपने जैसे बताया कि सबको मालूम है कि 12% पीएफ जाएगा, या वो याद कर सकते हैं ईएसआईसी का और ये, और बहुत ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल भी है। बट क्या ऐसे कौन से सवाल है जो आपको लगता है कि ये नेक्स्ट लेवल के प्रिपेयर करके उन्हें जाना चाहिए? जैसे मैं एग्जांपल दिया लेबर लॉ का, जिसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है। तो कंपनी क्या करती है कि उनको एक बार देखना पड़ेगा कि जो स्टेट का गाइडलाइंस है कि हम्म आप मिनिमम वेजेस इससे कम बंदों को नहीं दे सकते हैं, आपको ये फॉलो करने हैं। हम्म तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपके जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं हम्म उसमें, अगर ब्लू कॉलर की बात करें कि उनको मिनिमम वेजेस हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कहीं कम हो तो आपको हाईलाइट करने पड़ेगा कि इसको हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे। मतलब मिनिमम वेज जिस स्टेट के लिए जा रहे हैं, एटलीस्ट उनको उन स्टेट्स का उतना मिलना मिनिमम चाहिए। वेज पता होना चाहिए कि इस समय क्या चल रहा यस। है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब मिनिमम वेजेस हम क्या होता है कि हर स्टेट 6 मंथ्स में रिवाइज करते हैं, मोस्टली 6 मंथ्स में रिवाइज करते हैं। अगर बाद में भी हम्म किया तो वो लोग इफेक्टिव डेट कल पहले कर देते जी हैं, जी। ताकि आपको आगे उसका अरियर बना के देना होता है। तो हम्म अगर मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हैं तो हम्म उस केस में आप पे क्या क्या लाइबिलिटीज बन सकती है। लेबर इंस्पेक्टर्स आता है कंप्लायंस चेक करने के लिए, आपके सारे रजिस्टर मांगते हैं, और रजिस्टर में हम्म चेक कर लेते हैं, सैलरी स्लिप मांगेंगे, उनको दिख जाएगा, फिर वो वायलेशन आ जाती है। फिर हम्म उसमें पनिशबल ऑफेंस भी है इसमें। तो आप हम्म वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, अगर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप नहीं कर रहे हैं तो उस पर हम्म क्या क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बन सकती है। यस। सो अभी हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टअप को कौन से ऐसे कंप्लायंसेस हैं जिनका शुरू से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जब वो बिजनेस को स्केल करें और मुड़ के देखें तो ऐसा ना हो कि यार ये छोटी सी गलती थी और इसके कॉन्सिक्वेंसेज अब इतने बड़े हो गए हैं कि विच इज वेरी टफ टू मैनेज। तो चाहे कोई लाइसेंस हो, आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एग्जांपल देना चाहें या एक जेनरिक एग्जांपल देना चाहें, बिकॉज आई थिंक स्टार्टअप जो होता है वो वो मार्केटिंग पे, सेल्स पे फॉर ऑब्वियस रीजन बहुत ज्यादा फोकस करता है, और जब एक लेवल पे स्केल कर लेता है तब उसको कंप्लायंसेस की आती है। स्पेशली कई बार जब वो कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तब एक लेबर इंस्पेक्टर का एक नोटिस आता है और वो उस समय हाँ, परेशान हो जाता है। तो शायद आप कुछ चीजें समझा दें तो वो शुरुआत से, वो छोटी सी चीज हो तो उनका ध्यान दिया जा सकता है। अभी जो आपने बात किया स्टार्टअप्स की, अभी मार्केट में वही स्टार्टअप्स की ही बात होती है। अच्छा। और आप देखोगे तो काफ़ी स्टार्टअप्स आते हैं और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो अब नहीं है। हम्म पर वो क्यों नहीं है, क्या है ऐसा चीज़ कि वो फॉलो नहीं कर पाए। जो कंप्लायंस की बात करते हैं, अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हम अभी एडवाइजरी भी करते हैं, कि आपका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, हम्म स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के ड्यू डिलिजेंस होने चाहिए आपको। हम्म इसमें क्या होता है कि आपके कंप्लायंस में, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो मैं बहुत डेप्थ तक नहीं जा सकता। हम्म कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ, जीएसटी हुआ, ये सारी चीज़ें हुआ है। हम्म इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन
पीएफ रजिस्ट्रेशन, एसआईसी रजिस्ट्रेशन, पीटी रजिस्ट्रेशन, एलडब्ल्यूएफ, ये सारी चीज़ें इन प्लेस होनी चाहिए। स्टार्टअप्स क्या होता है कि जब वो अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो कभी देखा जाता है कि दे आर लिस्ट बॉदर अबाउट दिस कंप्लायंसेस। वो क्या जी। करते हैं कि मेरा धंधा स्टार्ट करना है, हमें ग्रो करना है इसमें। कहीं कहीं क्या होता है कि वो अपने बिजनेस में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये सब चीज़ें साइड होती जाती है, और बाद में इसका इम्प्लीकेशन इतना ज़्यादा होता है, इम्पैक्ट इतना एडवर्स हो जाता है उनके बिजनेस में कि उनको आगे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टार्टअप शुरू किया, कोई इन्वेस्टर है जो आपको फंडिंग करना है, तो टू गेट दैट फंड यू हैव टू हैव अ प्रॉपर कंप्लायंस इन प्लेस। अगर आपने कंप्लायंस किया हुआ है, दे आस्क रिपोर्ट्स कि आपने कंप्लायंस में क्या क्या किए हो। फंडिंग आने के पहले वो सारे कंप्लायंस चेक करते हैं। तो आपका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस और कंप्लायंस का जो डिलिजेंस मैंने जैसे बताया लेवल करना पड़ेगा, सारा करना चीज़। पड़ेगा। अगर ये आपके रिपोर्ट्स 100% कंप्लाइड है तो ही आपको फंडिंग मिलती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आते हैं, जो इन्वेस्टर्स हमारे जो फंड इशू करते हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है कि आपका कंप्लायंस पूरा स्मूथ होना चाहिए, 100% होना चाहिए। नॉन कंप्लायंट के केस में आपको फंडिंग भी नहीं मिलती। तो सर चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। जैसा कि आपने बताया कि पिछले 20 सालों में कैसे ऑफलाइन से सारी चीजें ऑनलाइन आ गई है और ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस हो गया है। क्या अब जो हम HRMS सॉफ्टवेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, चाहे आप इसको HRIS कहिए, HRMS कहिए, ये धीरे धीरे हर कंपनी यूज कर रही है। तो इसका रोल क्या है? क्या HRIS को सिर्फ एक बड़ी कंपनी को यूज करना चाहिए या छोटी कंपनी को यूज करना चाहिए, और क्या कैसा रोल ये प्ले करे, कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखिए, जो हम HRIS की बात कर रहे हैं, जो HRMS की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है कि अगर सिस्टम 100% ऑटोमेटेड है, अगर हम बात करें कोई बंदा ऑनबोर्ड रहा सिस्टम में, पहले के प्रोसेस में क्या होता था कि उसको फिजिकली आनी पड़ती थी, एक फॉर्म दिया जाता था, कंप्लायंस का फॉर्म होता था, पूरे ज्वाइनिंग एप्लीकेशन फॉर्म होते थे 5 पन्ने के। इस समय काफ़ी टाइम टेकिंग होती थी, और एक बड़ा सा एक बंदा वहाँ पे पूरे फोरम को एड्रेस करता होता था कि आप ये फॉर्म है, ये भरिए, ऐसे भरिए। अब चीज़ें क्या हुई कि आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो आपके पास प्री लिंक आ जाते हैं, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी हो जाते हैं। ठीक है, उस डॉक्यूमेंटेशन, तो ऑटोमेशन आप वहां से देखेंगे जहां से आपको किसी बंदे को सिस्टम में ऑनबोर्ड करना है, वहां से एग्जिट तक जाओगे ना, तो हर एक्टिविटी आपको ऑटोमेटेड मिलेगी, जो पहले नहीं थी। तो HRMS जो है, इससे एक फायदा क्या होता है कि आपकी सारी चीजें सिस्टम पे आपके रिपोजिटरी बनी रहती है। इसके अलावा आपको किस कट में भी जिस तरह का रिपोर्ट देखना है, आप उस सिस्टम से निकाल के देख सकते हो। आपकी मंथली ज्वाइनिंग क्या है, एट्रिशन क्या है, आपके कितने एम्प्लॉयज़ कितने लेवल पर ग्रोथ किए हैं, तो आपका एक सिस्टम में सारी चीज़ अवेलेबल होते हैं। तो HRIS जो है कंप्लीट लाइफ साइकिल कैप्चर करता है अपने सिस्टम, जिससे कि आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी रिसोर्स को पूछने की जरूरत नहीं है। आपके पास यूजर ID है, पासवर्ड है, आप क्लिक कीजिए, डैशबोर्ड निकालिए, देख लीजिए। बिल्कुल। जहाँ पहले क्या होता था कि कोई रिपोर्ट बनानी होती थी तो आपको अपनी टीम से बतानी पड़ती थी कि मुझे ये रिपोर्ट निकाल के दे दो, फिर वो बंदा अपना अगर एक्सेल मेंटेन किया तो किया, जी। अगर बीच में करना छोड़ दिया तो आपका पूरा मेंटेन भी नहीं है डेटाबेस, कितने ज्वाइनिंग हुए हैं। तो अब ये चीज़ें सिस्टम पे आ गई, तो इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट का भी एक टाइम सेविंग है, आपकी एक्यूरेसी भी होती है इसमें, क्योंकि पूरा डेटा फीड नहीं कर सकते हैं, बंदा ऑन बोर्ड हुआ है तभी हो पाएगा। अब पहले क्या है कि टारगेट है 100 लोग ज्वाइन करने, 90 है तो भी 100 दिखा देते तो कौन देखने आता था, पर सिस्टम में वो चीज़ें अब नहीं है, सिस्टम में जितना है उतने ही दिखेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है हर कंपनी के लिए। और जो बात की अपने बड़ी या छोटी कंपनी, जो भी कंपनी में कोई भी बंदा इन्वॉल्व हो रहा है, ये सारी चीज़ ऑटोमेट होने ही चाहिए, और HRIS का बहुत क्रिटिकल रोल है इसमें। और आई पर्सनली प्रमोट कि हर कंपनी को सिस्टम में आने के लिए HRIS को अडॉप्ट करना ही चाहिए। सर बहुत अच्छा लगा जान के, क्योंकि जैसे ट्रू CV इज टू हेल्प जॉब सीकर्स विद रिज्यूमे राइटिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, similarly we are working on true HRIS to starting from the onboarding to the exit and payroll and everything. तो ये मैं स्पेशली जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को बहुत मैंने देखा भी है। तो इसके मैं 2 एग्जांपल दूंगा। एक तो हमने देखा है कि एक डेडिकेटेड रिसोर्स डैशबोर्ड के लिए हमें एक सीनियर, बल्कि डेडिकेटेड रिसोर्स
जो हर रीजन से डेटा लेता था और एक जगह कोलेट करके, ताकि जब ऑपरेशंस के साथ मीटिंग हो हेड एचआर की, तो वो कर सके। एंड इट्स अ लेंदी प्रोसेस, करीब एक हफ्ते तक उसको फॉलो अप करके सबसे डेटा लेके कोलेट करके और एक डैशबोर्ड बनाना चाहता था, फिर वो सबको ईमेल करता था और लोग उस डैशबोर्ड को रेफर करते थे। और दूसरी चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है और मैनेजमेंट ने किसी बोला कि यार ये एम्प्लॉय रिपोर्ट नहीं कर रहा, या ये एम्प्लॉय कैश लेके भाग गया, या ये एम्प्लॉय के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, जब भी मांगा गया है उस एम्प्लॉय की फाइल और आप उस फाइल को खोले, या फिर किस्मत मेरी थी कि 1000 फाइल पड़ी है, लेकिन जैसे उस कैंडिडेट का जिसका इशू है ना, आप फाइल ओपन करेंगे तो पता चलेगा एक ना एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है ना। और फाइलिंग का मतलब ये होता था, और पूरी अलमीरा बनाई पड़ी हुई है, भरी पड़ी है। और आज सोचिए कितना आसान है ना। जब तक वो सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा, जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तब तक वो सिस्टम एरर शो करता रहेगा। आपका रिक्रूटमेंट पे जो मैं बात कर रहा था कि ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, आपका नेक्स्ट फेज पे जाने ही नहीं देगा, जब तक आप उसके चेकलिस्ट को क्लोज नहीं करते हैं। और वो चेकलिस्ट एक डिफाइंड होती है, हर कंपनी डिफाइन कर लेती है कि हमारे ये चेकलिस्ट है जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, तो ये जब तक आएंगे तब आप नेक्स्ट फेज पे जा पाओगे। उससे क्या होता है कि पहले क्या होता है, जब आप ज्वाइनिंग करते थे तो कुछ डॉक्यूमेंट मिस हो गए, फिर भी आपने ज्वाइन करा लिया, अब उसका कोई फॉलोअप होता नहीं था। कहते हैं ना कि आप राजा उस दिन हो जिस दिन आप ज्वाइन करा रहे हो, जिस दिन बंदा सिस्टम में चला गया उसके बाद आपको चेज करते रहोगे, आपको डॉक्यूमेंट मिलने वाला नहीं है, और यू कैन नॉट होल्ड द सैलरी फॉर दैट, क्योंकि बंदा काम कर रहा है, आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ऑटोमेशन में आने के बाद ये चीजें खत्म हो गई कि आपको पूरा देना ही देना है। और अब पता भी है लोगों को, सब चीज मोबाइल पे है, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा हर चीज आप मोबाइल पे रखते हो, जैसे भी आया क्लिक किया, अपलोड कर एक बार में अपलोड करके कर दिया। और जैसे कि सर आपने बताया, स्केल और लेवल बढ़ता गया, उसी टाइम से इंफ्रा भी हमारा गवर्नमेंट का या इंडिया का इंफ्रा भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता डेटा यानी इंटरनेट इंडिया में है, सबसे ज्यादा ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी हमारे पास है, बट मोबाइल फोन भी अब हर किसी के हाथ में है। और इसकी वजह से लोगों को एप्लीकेशन चलाना और कैसे यूज करना है वो बहुत आसान है। वैसा नहीं कि जब पहली बार कंप्यूटर आया था और सारे लोग और जितने भी गवर्नमेंट विभाग के थे लोग परेशान हो गए थे कि ये क्या है, हमें तो आदत है इससे करने की, बट हर किसी को अब चलाना और यूज करना आता है। और उसी इंफ्रा के सपोर्ट के लिए, मैं जैसे आपने आधार का जिक्र किया, पहले अगर किसी से डॉक्यूमेंट हमने ले भी लिए तो वेरीफाई करना मुश्किल था। पर आज ओटीपी के थ्रू सिस्टम से, जैसे हमने भी ऑनबोर्डिंग में बनाया कि जो हर डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं उसमें से एक आधार को ऑनलाइन ही वेरीफाई करवा के हम सबमिट करवाते हैं, जिससे कि हम उसका मास्क आधार कार्ड ले रहे हैं पर वो वेरीफाइड है उसके नंबर के साथ। तो इसका मतलब कि अगर वो डिटेल वेरीफाई हो गई तो कल को कुछ हुआ तो आप किसी भी इंसिडेंट पे जब पुलिस आती है और पूछती है कि उस एम्प्लॉय की क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और आप प्रोड्यूस करेंगे नंबर के साथ वो नंबर, तो दे कैन मैच इट और आप अपनी तरफ से सिक्योर हो कि आपने डॉक्यूमेंट सारे लिए हुए। सो आई थिंक दिस वी आर आल्सो ट्राइंग टू यूटिलाइज दिस इंफ्रा एंड दिस सिस्टम, या जो भी कंप्लायंसेस को किस भी तरीके से सिस्टम से हम पूरा कर सकते हैं। सो आपने सही बताया कि ट्रू एचआरएस इज वेरी हेल्पफुल फॉर स्टार्टअप्स एंड फॉर अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन both. Thank you so much, sir. So this leads to our final question. Tell us a bit more about what Talent Cabin is और आप लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टैलेंट केबिन अगर मैं बात करूं, ये एक कंप्लीट पैकेज है इन टर्म्स ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं कंप्लायंसेस की, ईच एंड एवरीथिंग वी डू दैट इज कंप्लायंसेस पार्ट, जिसमें हम कैटर करते हैं लाइसेंस का, या वो CLRO का हो, BSW हो, जो भी लाइसेंस, यू नेम द लाइसेंस वी डू ऑल दिस। कंप्लायंसेस का कंप्लीट पैकेज है हमारे पास, सारे कंप्लायंसेस करते हैं। टैलेंट केबिन की जो वर्टिकल्स हैं, अगर मैं बात करूं ऑडिट्स के, जो हमने काफ़ी डिस्कस किया, वेंडर्स ऑडिट्स हुआ, और ड्यू डिलिजेंस कराना होता है, फाइनेंशियल कंप्लायंसेस, ये पूरा पैकेज भी हम करते हैं। जैसे स्टार्टअप्स हो या कोई भी कंपनी हो जिसको कंप्लायंस ऑडिट करानी हो, फाइनेंशियल ऑडिट्स करानी हो, तो टैलेंट केबिन प्रोवाइड्स ऑल दी सर्विसेज। हमारे पास जो अभी हमारी रीच है, हमारी पैन इंडिया रीच है, जहाँ पे हम मल्टीपल क्लाइंट्स हमारे पास अभी हैं और कुछ पाइपलाइंस में भी हैं। वी आर एक्सपेंडिंग आवर
फुटप्रिंट्स टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एज वेल। हमारे पास ऑलरेडी ब्रांचेस हैं, मुंबई हुआ, पुणे हुए, बेंगलोर हुआ, गुजरात में हमारे ऑफिस हैं। तो अब हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ भी रहा है। और इसमें हम एक किसी जैसे स्टार्टअप की बात करें तो कंप्लीट पैकेज, अगर बात करें फाइनेंस का सपोर्ट करना, एचआर का सपोर्ट करना और कंप्लायंस सपोर्ट करना। अब हम दूसरे मोड में भी अभी काम करना शुरू किए हैं, जहाँ किसी कंपनी को अगर वर्चुअल एचआर चाहिए तो वर्चुअल एचआर, वर्चुअल फाइनेंस, वर्चुअल फैसिलिटी, कंप्लायंसेस, सारा चीज़ वर्चुअल हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखें तो टैलेंट केबिन एक कंप्लीट पैकेज है। इफ़ यू हैव आवर कंसल्टिंग और एडवाइजरी, so we can give you each and every solution in terms of compliances, be it finance, be it statutory compliances, and in fact audits as well. ग्रेट सर। आई थिंक यू नो स्टार्टअप्स हो या कंपनी जैसी हो जो फुल टाइम एचआर नहीं हायर करना चाहते हैं और still they want to do 100% compliance, talent cabin would be a great help to them and to the organization, which has a huge scale, and they want expert advice. So a person like you who have seen the scale of 5,000 to 50,000 plus, it would be a great help. And अंत में आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू सर, आपने इतना समय निकाला हमसे बात करने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ों पे मुझे खुद क्लैरिटी मिली कि क्या करना चाहिए मुझे, चाहे मुझे अपनी कंपनी की हो। और तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग एचआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग हार्ड एचआर या एचआर कंप्लायंसेस से थोड़ा सा कभी घबराते हैं, उनको मुझे लगता है कि आपके एक्सपीरियंस से और आपके करियर से काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। और अगर हर कोई एचआर करने के बाद अगर किसी एक डोमेन में जा रहा है और एक जगह को जिसमें कम लोग हैं, तो उसमें कंपटीशन कम है और उसमें एक्सेल करने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो आपसे लोगों को ये सीखने का मिलेगा, एंड आई थिंक वी विल गेट more people like you into the HR and compliances after watching. Thank you so much for your time, sir. Thank you very much. Thank you. धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एंड कमेंट पे हमें बताइए कि आप नेक्स्ट किस फील्ड के एक्सपर्ट या एचआर से मिलना चाहेंगे। ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जॉब ग्रुप्स टू हेल्प अदर्स। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।